हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग मेंटोर। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सभी दोस्तों। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस रिक्रूटमेंट 2025, अभी इसका कुछ दिन पहले ही आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन देखने को मिला, राइट। अभी इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है, राइट। नोटिफिकेशन तो पहले ही जारी हो गया था, लेकिन चलिए वो इन्फॉर्मेशन वाली बात है कि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचनी चाहिए, राइट। और क्या आपको ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। सैलरी तो बहुत अच्छी है, इसमें कोई दोहरा नहीं है, राइट। लेकिन क्या आपको फॉर्म भरना चाहिए, राइट। क्या आप एलिजिबल होंगे, इस सब पर चर्चा होगी, इस सब पर बात करेंगे। आइए देख लेते हैं कि भाई नोटिफिकेशन में क्या है। एक बार ये जरूर चेक किया जाएगा कि भाई नोटिफिकेशन में किस किस तरह की चीजें हैं, राइट। ओके, तो सबसे पहली बात अगर बात करें तो इसके फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं भैया। 30 जनवरी 2025 से इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं और 20 फरवरी इसके फॉर्म की लास्ट डेट होगी, ठीक है ना, राइट। और याद रखिएगा भैया, शाम को जो है 8 बजे, ठीक है। 20 फरवरी लास्ट डेट है, लेकिन शाम को इसकी जरूरत नहीं है। अगर आपको फॉर्म भरना है तो समय से भर लीजिएगा। ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन आपका मार्च या अप्रैल में है, लेकिन अभी तक इन्होंने फिक्स नहीं किया है। हाँ, लेकिन इन्होंने ये 2 मंथ्स आपको क्लियर कर दिए कि मार्च या अप्रैल में, राइट, आपका होगा। वेबसाइट को आप विजिट करते रहेंगे, बाकी हम भी आपको इन्फॉर्म कर देंगे पहले ही, राइट। डाउनलोडिंग ऑफ कॉल लेटर 10 दिन पहले, एग्जामिनेशन के 10 दिन पहले आपको कॉल लेटर आपका आ जाएगा, ठीक है। सेम वैसे ही प्री एग्जाम ट्रेनिंग बच्चों जो है वे भी सेम, राइट। चलिए बात करें टोटल वैकेंसीज की, तो इसमें 3 डिसिप्लिन है, आईटी, एक्चुअल और जर्नलिस्ट का, राइट। आईटी में स्पेशलाइजेशन आपका मतलब बीटेक आईटी से, राइट, यानी कि आपको आईटी से आपने किया हो। सेम वैसे ही एक्चुअल वाला, बट अब जर्नलिस्ट वाला आप भर सकते हैं। जर्नलिस्ट में जो आपका कहीं ना कहीं क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो आपका ग्रेजुएट हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, लेकिन ग्रेजुएट होना चाहिए। तो यानी कि आप जर्नलिस्ट का तो भर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए अगर बात करें कि कैटेगरी वाइज टोटल वैकेंसीज, तो इन्होंने कैटेगरी वाइज भी यहां पर किया हुआ है कि 16 जनरल की हैं, ईडब्ल्यूएस की 6 हैं, ओबीसी की 19 है, एससी एसटी 9 और 5 है, ठीक है। बैकलॉग भी बता रखा है, बैकलॉग आपका 20 वैकेंसीज बैकलॉग में है, ओके। चलिए वैकेंसीज तो ज्यादा नहीं है, सीधी सी बात है, जब वैकेंसीज ज्यादा नहीं होती तो कंपटीशन भी बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट भी इसके फॉर्म को नहीं भरेंगे, उतना कम भरेंगे, भरेंगे जरूर लेकिन कम भरेंगे। तो अगर आप चाहें तो इसको भी अपने जो है फॉर्म की लिस्ट में जोड़ सकते हैं, राइट। देखिए मैंने तो आपसे यही कहा है, हर बार यही कहता हूं कि भाई कोई भी बैंक या इंश्योरेंस रिलेटेड कोई भी आपका जो है फॉर्म आए, आप उसको भरिए हर हाल में। एक सर्टेन अमाउंट आपका पहले से निकाल लीजिए कि भाई ये 20 फॉर्म आए हुए हैं, 15-20 हज़ार अपनी फैमिली को पहले ही बोल दीजिए कि 15-20 हज़ार पहले ही निकाल दीजिए मेरे लिए। पूरे साल भर में जो भी फॉर्म आएगा, अगर मैं उसके लिए एलिजिबल हूं तो मैं डेफिनेटली भरूंगा, राइट। चाहे मैं ज्वाइन करूं या ना करूं, बट मैं एक्सपीरियंस जरूर लूंगा, राइट। एक बड़ा एग्जाम निकालने के लिए छोटे मोटे जिस तरह के एग्जाम्स बीच बीच में होते रहते हैं, वो सारे आपको एग्जाम हॉल में जब आप बैठते हैं तो एग्जाम हॉल का फील अलग ही होता है। वहां के एक्सपीरियंस आपको जो है बच्चों लेके आना चाहिए कि कैसा पॉजिटिव है, क्या कमी रही, किस तरह की रही, वो एग्जाम हॉल से ही आपको सीखने को मिलता है। तो एक बड़े एग्जाम तक देने से पहले आप छोटे मोटे इस तरह के एग्जाम दोगे तो आपको वहां से चीजें और बेहतर करके निकल के आती हैं, ठीक है। चलिए राइट, ये तो वही है कि रेजिग्नेशन या टर्मिनेशन विद इन 1 ईयर ऑफ एब्जॉर्प्शन इन स्किल 1, तो आपका जो है 4 लाख, ठीक है ना। आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम ऑब्जर्वेशन इन स्किल 1 अप टू द कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर, तो 2 लाख, 2 लाख आपका जो है बच्चों होगा। इनसे आपको ज़्यादा वो नहीं सोचना है। एमोल्यूमेंट्स एंड बेनिफिट, देखिए कोई भी अगर ज्वाइन कर लेता है तो सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए मेरा एक बड़ा मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मेरे लिए अमाउंट कोई मायने नहीं रखेगा, सीधी सी बात है। और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो मैं वैसे तो छोड़ने वाला हूं नहीं। तो इस इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचना नहीं होता कि भाई मुझे जो है, अगर मैंने रिजाइन किया तो मुझे इतना देना होगा। भाई रिजाइन आप तभी तो करेंगे जब आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी, तो बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए तो आप इतना पे जरूर करेंगे। भाई वो कहीं ना कहीं अगर किसी बैंक ने या इंश्योरेंस ने कोई वैकेंसी निकाली तो वो चाहते कि हमें एक परमानेंट एम्प्लॉय मिले, क्योंकि गवर्नमेंट आप पर अगर खर्चा कर रही है तो वो ये तो नहीं चाहेगी आप 1 साल 2 साल काम करें। तो उसका एक पनिशमेंट के रूप में आपसे जो है वो चार्ज लिया जाता है कि भाई हाँ यार, ये नहीं करना चाहिए था,
ठीक है ना। लेकिन आप अपने कैरियर को ध्यान में रखते हुए आप इस तरह से करते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, राइट। वो एक आपसे अमाउंट लिया जाएगा, वो आपको देना होगा, राइट। वैसे बहुत कम ऐसा केसेस में होता है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। इमॉल्वमेंट्स वही सैलरी की अगर बात करें तो 60,000 पर मंथ फॉर देयर सर्विसेज इन द कंपनी एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी, एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी, ठीक है। चलिए देखिए, डिपेंड करेगा, जैसे कह रहा है कि भाई आपसे यहां पर कहा गया है कि ऑन देयर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग पीरियड एंड सब्सिक्वेंट ऑब्जर्वेशन एज अ स्केल 1 ऑफिसर विद द बेसिक पे स्टार्टिंग एट ₹50,925, 50,925 in the scale of rupees and other admissible allowances as applicable. Gross emoluments will be approximately 90,000 per month depending on their place of posting. It depend on place of posting. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर जर्नलिस्ट के लिए बात की जाए तो जर्नलिस्ट आपका जो है अ कैंडिडेट मस्ट बी पोजेसेस ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60%, ये क्राइटेरिया है। देखो इन्हीं सब चीजों से मैक्सिमम बच्चे निकलते हैं। मान लीजिए किसी का 60% नहीं है, वो नहीं भर पाएगा इस फॉर्म को, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं यार वैकेंसीज 55 ही है तो यार क्या ही करेंगे, तो बहुत सारे बच्चे इस तरह से माइंड डाइवर्ट कर लेते हैं कि नहीं भरेंगे हम। तो इसलिए इस तरह की जो वैकेंसी जब आती है ना, तो यहाँ मौका लगना एक बड़ा आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि बहुत मैक्सिमम लोग प्रेफरेंस कम ही देते हैं फिर ऐसी सिचुएशन में, राइट। फॉर UR OBC EWS कैंडिडेट एंड मिनिमम, राइट, ठीक है ना। ये तो UR OBC EWS वालों के लिए तो 60% है, और बाकी 55% आपका SC ST PWD वालों के लिए। जर्नलिस्ट में वही सेम ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से। अगर बात करें स्पेशलिस्ट की, जैसे एक्चुअल है तो बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री स्टैटिस्टिक या मैथमेटिक्स या एक्चुअल साइंस या इकोनॉमिक्स या ऑपरेशन रिसर्च फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। सेम अगर बात करें इन्फॉर्मेशन की तो BE BTech ME MTech या इन कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर MCA फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60% मार्क्स इन आइदर ऑफ द डिग्री एग्जामिनेशन फॉर UR OBC जनरल OBC EWS वालों के लिए, 55% SC ST PWD वालों के लिए। एसेंशियल स्किल विद सपोर्टिंग सर्टिफिकेशन एटलीस्ट इन एनी ऑफ द बिलो मेंशन्ड स्किल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह से आपको वहां पर IT वाले पार्ट में चाहिएगा, IT वाले में ध्यान रखिएगा, राइट। चलिए ओके, तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। एज की बात करें तो एज मिनिमम 21 और मैक्सिमम 30, राइट। बाकी एज में रिलैक्सेशन आपको पता ही है, SC ST 5 साल, OBC 3 साल, PWD 10 साल, ये सब एज में रिलैक्सेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है जी बच्चों। अगर बात करें इसकी और इसकी अगर और बात की जाए कि भाई क्या है इसमें और क्या क्या चीज है, तो वो भी एक बार देखेंगे जरूर। देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर बात करें तो सिलेक्शन शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट बेस्ड ऑन ऑनलाइन एग्जामिनेशन CBT, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड इंटरव्यू फॉर विच द टोटल मार्क्स विल बी 200, ठीक है ना। चलिए ऑनलाइन एग्जाम में जो है कैंडिडेट हैव टू अपीयर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव ऑफ टोटल 150 मार्क्स, टोटल 150 मार्क्स का होगा ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव, और 2.5 घंटे का पेपर है, ठीक है। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन 60%, इन्होंने पहले ही फिक्स कर दिया कि 60% तो भैया चाहिए ही चाहिए जनरल OBC EWS वालों के लिए, 55% SC ST PWD वालों के लिए। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी हेड इन मार्च अप्रैल 2025, राइट। ये इस तरह से आपका जो है रहेगा। क्या रहेगा एग्जाम पैटर्न, क्या रहेगा, तो जर्नलिस्ट वालों के लिए मैं बता देता हूं। जर्नलिस्ट वालों के लिए रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, वही GA, करंट अफेयर्स एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस, ये वाला पॉइंट आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। देखिए जैसे यहां पर इंश्योरेंस के लिए थोड़ा सा तवज्जो दी जाएगी बच्चों, ध्यान रखिएगा। जब इन्होंने इंश्योरेंस अवेयरनेस लिखा है तो इंश्योरेंस अवेयरनेस पे थोड़ा तवज्जो आपको देना होगा, ठीक है, ये वाला पार्ट। टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये भी है, एंड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश टेस्ट एस्से और प्रिसाइज भी होगा, यानी कि 2 क्वेश्चन होंगे डिस्क्रिप्टिव में, राइट। उनकी वेटेज 10 नंबर की होगी, 30 मिनट का पेपर है, यानी कि 2.5 घंटे का पेपर में 30 मिनट का आपका डिस्क्रिप्टिव होगा और 2 घंटे का आपका जो आपका ये ऑनलाइन आपका जो है टेस्ट, राइट। चलिए तो अगर बात करें रीजनिंग इंग्लिश, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स,
जनरल करंट अफेयर्स एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, और क्वांट की अगर बात करें तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, राइट। मुझे लगता है कि बहुत सफिशिएंट टाइम है ये आपके पास, ये सफिशिएंट टाइम आपके पास दिया गया, राइट। आई थिंक मुझे लगता है कि इसका जो लेवल रहेगा वो आरआरबी पीओ लेवल जैसा ही रहेगा, बहुत हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर रहे, अदरवाइज आरआरबी पीओ लेवल जैसा आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि 2 घंटे का टाइम आपको दिया गया है, 2 घंटे का टाइम दिया गया, थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है, बाकी नहीं, ठीक है। चलिए अगर बात करें एक्चुअल की कि भाई इसमें क्या रहेगा, तो इसमें सेम है, बस एक चीज बढ़ जाती है, वो क्या बढ़ती है भाई, इसमें आपका टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज, यानी कि जो अगर आपने आपके पास डिग्री एक्चुअल की है, राइट, या फिर स्टैटिस्टिक या मैथमेटिक्स की है, तो फिर प्रोफेशनल नॉलेज के भी 60 क्वेश्चन 40 मार्क्स, या 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स आपका होगा, ठीक है, 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स यहां पर, ठीक है जी। चलिए यहां पर यहां ध्यान से देखिएगा कितनी बड़ी बात है, 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन आपका जो है बच्चों, एक क्वेश्चन से ज्यादा उसकी वेटेज होगी, राइट, एक क्वेश्चन से मतलब 1 मार्क्स से उसकी ज्यादा वेटेज है, 1 मार्क्स से उसकी भाई ज्यादा वेटेज होगी, ठीक है ना, एक क्वेश्चन है तो उसकी वेटेज जो है 1 मार्क्स से ज्यादा ही होगी, राइट। क्लियर बात सभी को या नहीं। चलिए अगर बात करें क्वांट की तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, अगर बात करें रीजनिंग की 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, इंग्लिश की बात करें 10 क्वेश्चन, और जीए की बात करें तो 10 क्वेश्चन। यहां से यहां भी कम हुआ है, रीजनिंग में भी कम हुआ है, और आपका क्वांट में भी, तब जाकर आपका 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स वेटेज है। डिस्क्रिप्टिव सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है ना, और यही सेम आपका आईटी में भी होगा, यही सेम आपका आई थिंक आईटी में भी होना चाहिए, ठीक है। अच्छा आईटी में थोड़ा अलग है, आईटी में क्या है, आईटी में इन्होंने कहा है कि रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और आपका क्वांट, इसकी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स सभी का रहेगा, और 100 प्रोफेशनल नॉलेज आपका 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स रहेगा आईटी के लिए, डिस्क्रिप्टिव वाला सेम ही है। तो ये भी एक अलग ही पैटर्न आपको दिखाया गया है यहां पर, राइट। तो ये इसका एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न के बाद आपका इंटरव्यू होगा, राइट। इंटरव्यू आपका जो है who have been qualified in the online examination, जो भी ऑनलाइन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे will be ranked in the order of merit and will be called for an interview to be conducted by the company, ठीक है जी। तो ये आपका जो है इंटरव्यू होगा, मैक्सिमम इंटरव्यू मार्क्स आर 50, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स टू बी एलिजिबल फॉर द फाइनल सिलेक्शन इज फिक्स्ड एट 25, 50% ऑफ अलॉटेड मार्क्स, ठीक है जी। चलिए यानी कि अगर इंटरव्यू का जो है वो 50 मार्क्स का है, तो 50% ऑफ अलॉटेड मार्क्स आपका जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी कि 25 नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे, राइट, 25 नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए तो यही है, ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें डिस्क्रिप्टिव भी साथ में और इंटरव्यू भी होगा, 150 नंबर का पेपर है और 50 नंबर का आपका जो है इंटरव्यू होगा, ठीक है। चलिए बाकी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन तो और नहीं है, और बाकी अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं हमें मिलेगी तो हम डेफिनेटली उसको आपके साथ साझा जरूर करेंगे, बट यहाँ की ये है कि ये मुख्य इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने आपके साथ साझा कर दी है, ठीक है। आप याद रखिएगा बच्चों, कभी भी अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं ना, तो आप ये सोचिए मत कि भाई नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम है, आप ये सोचिए कि भाई मैं अपना जो मेरा टारगेट है उससे पहले मैं आप एग्जाम पहले भी दे पा रहा हूं, क्योंकि आपको मैंने क्लियर बता दिया है। याद रखिएगा इस बात को, जितना जल्दी आप समझ जाएंगे, क्योंकि सिलेबस पैटर्न सब कुछ सेम ही है, पैटर्न आपका इंश्योरेंस और बैंक का सेम सा ही है, तो क्यों ना हम और इससे पहले एग्जाम दे लें, राइट, तो आप कुछ बेहतर ही सीख पाएंगे, ठीक है ना। बाकी हो जाता है तो इससे बेहतर कुछ और बात ही नहीं है, एफर्ट आपका 100% होना चाहिए, पूरी ताकत लगानी चाहिए आपको, और अच्छी तैयारी के साथ जाना चाहिए। जब भी कोई एग्जाम दें पूरी ताकत लगाकर पूरी तैयारी के साथ जाएं, ठीक है, कि देखते हैं इसको मैं पूरा एफर्ट लगा के देकर देखता हूं, ओके। बाकी एसबीआई क्लर्क आपका एग्जाम नजदीक है, जो भी स्टूडेंट एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि हमारा 20 डेज बूस्टर सीरीज आपकी जो है बहुत ही धमाकेदार तरीके से चल रही है, जिसमें हम आपको करा रहे हैं सुपर मॉक, राइट। सुपर मॉक अभी तक हमने 3 करा दिए, और कंटिन्यूसली कल आपका जो है 4था मॉक होगा। आप सभी से आग्रह है कि उस कंप्लीट पेपर
सभी फैकल्टी मेंबर अपना एक पूरा पेपर करा रहे हैं, राइट। आप एक बार जरूर जुड़िए। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मेरी क्लास रीजनिंग की दोपहर 12 बजे होती है, राइट। वैसे ही सेम आर के महतो सर 10:30 बजे लेते हैं, लेकिन अभी कल से 3 दिन तक उनकी जो क्लास होगी वो आपका 11 बजे हुआ करेगी, राइट। वैसे ही सेम हमारे तरुण सर हैं, वो सुबह में 9 से 10:30 क्लास लेते हैं, लेकिन कल से उनकी लगातार 3 दिन तक रात को जो है 9 बजे क्लास हुआ करेगी। तो ये हमारे एग्जामिनेशन का जो हम एसबीआई क्लब को टारगेट कर रहे हैं, ये शेड्यूल हमारी फैकल्टी टीम का है। आप सभी, अगर आप में से जो भी बच्चे एसबीआई क्लब की तैयारी कर रहे हैं, तो वो जरूर इन सेशंस को एक बार जरूर देखें, डेफिनेटली उनको बहुत हेल्प मिलेगी। बाकी आप खुद से तो सेल्फ तो मॉक लगा ही रहे होंगे, और याद रखिएगा बच्चों, जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता है तो हमारी नर्वसनेस, हमारी कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि घबराने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सब होना बहुत स्वाभाविक है। बस अपने आप को इस चीज़ों से हटाना है, अपने दिमाग को इन सब चीज़ों से हटाना है। जब भी कभी ऐसा है, थोड़ा बहुत रेस्ट कर लीजिए या थोड़ा बहुत गेम वेम चला लीजिए, कुछ मतलब अपने आप को डाइवर्ट करिए, अपने आप को वहाँ से उससे हटाइए, ठीक है। फिर एक अलग एनर्जी के साथ फिर दोबारा से लग जाइए, ठीक है। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा सोच में मत पड़ जाइए कि यार, नहीं तो फिर अदरवाइज आप अगर उस जोन में चले गए तो फिर दिक्कत होगी, पूरे टाइम आप जो है, क्योंकि फिर तैयार नहीं कर पाएंगे अपने आप को। लास्ट मोमेंट आपके लिए बहुत क्रूशियल होता है, लास्ट मोमेंट पर आपको बेहतर बेहतर चीज़ें मिल रही होती हैं, क्योंकि फैकल्टी भी अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है कि भाई हम कैसे मैक्सिमम लास्ट मोमेंट क्या और बेहतर बच्चों को दे सकते हैं। और आपकी भी कहीं ना कहीं जो है बच्चों, लास्ट मोमेंट पे एफिशिएंसी बढ़ती है। लेकिन अब जो अमूमन देखा जा रहा है, बच्चे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घबराने लगे हैं, परेशान होने लगते हैं, तो उन चीज़ों से हटकर आपको अपने पे काम करना है, सिर्फ फोकस करना है, ठीक है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर लगता है तो आप इस फॉर्म को भर लीजिएगा, भरना चाहिए, मैं आपको फिर बताऊंगा आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच।